गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपको प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ा रही थी, लाइट वाला चैप्टर पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने आपको कुछ पढ़ा चुकी हूँ। जिसमें आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आवर्धन। आवर्धन होता है मैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चों, मैग्निफिकेशन क्या होता है? यह गोलीय दर्पण के लिए होता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, वो ऑब्जेक्ट से कितना आवर्धित है, कितना बड़ा है। ठीक है बच्चों, ये होता है आवर्धन। आवर्धन का मतलब हुआ कि जो प्रतिबिंब है वो बिंब से कितना अधिक बड़ा है या आवर्धित है। ठीक है, तो इसको इससे हमें पता चलता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना बड़ा है। इसे हम कैसे व्यक्त करते हैं? इसके एक फॉर्मूला है, तो इसको कैसे व्यक्त किया जाता है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई। ठीक है बच्चों, जो गोलीय दर्पण होते हैं उसमें जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है, उससे प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात किससे? बिंब के अनुपात से दिया जाता है। तो इसमें इसको आवर्धन को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किसका? प्रतिबिंब का अनुपात और बिंब के अनुपात से इसको व्यक्त किया जाता है। आवर्धन को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और एच डैश जो होता है वो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच होता है बिंब की ऊंचाई। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। इसको ये फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। एम जो होता है आवर्धन के लिए रखा जाता है, एच डैश होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, और एच होता है बिंब की ऊंचाई होती है। और इसको हम माइनस v अपॉन यू से भी लेते हैं। जो v होता है ये क्या होता है? प्रतिबिंब की जो होती है दूरी होती है। ठीक है, ये होती है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है आपने, और u होती है बिंब की दूरी। u क्या होती है? बिंब की दूरी। बिंब की दूरी माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ठीक है, जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी। ठीक है, ये जो होते हैं, ये जो दूरी होती है वो धनात्मक, जो ऊंचाई होती है वो धनात्मक ऊपर की तरफ जब ली जाती है, तब ये दर्पण से जब ऊपर की तरफ ली जाती है तो इसे तब धनात्मक ली जाती है, और जब नीचे की तरफ इसको हम मापते हैं तो इसको ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्रकाश का अपवर्तन माने रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप पहले, ये आपको बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से जब गमन करता है, ट्रेवल करता है, जैसे हमने आपको शुरू में प्रकाश के कुछ गुण बताए थे, आपने पढ़ा था कि प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश जब पारदर्शी माध्यम में, एक ही माध्यम में गमन करता है तो वो सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है, माध्यम कई प्रकार के होते हैं बच्चों, माध्यम सघन होता है, विरल होता है। ठीक है, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश ट्रेवल करता है तो उसको बोलते हैं, तब प्रकाश क्या होता है? अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाता है, तो इसी को बोलते हैं अपवर्तन। ठीक है बच्चों, तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है? जिसमें जो कण होते हैं, जो कण होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, जो अणुओं के कण होते हैं बहुत कम होते हैं। और जो सघन माध्यम होता है, सघन, डेंसर, उसको सघन को बोलते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, और विरल को बोलते हैं रेयरर मीडियम, जो मतलब कम घना होता है। डेंसिटी आपने पढ़ी है, आपने घनत्व पढ़ा है। घनत्व माने घना, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु जो होते हैं, जो सघन माध्यम होता है उसमें अणु जो बहुत ज्यादा घने होते हैं, और विरल माध्यम में अणु बहुत कम होते हैं। तो प्रकाश जब विरल माध्यम से गमन करता है, तो क्योंकि इसमें अणुओं की संख्या कम होती है, इसीलिए इसमें क्या होता है? प्रकाश जो होता है आसानी से गमन कर लेता है। हम इसका उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हो, अगर हम खुले रास्ते में चल रहे हैं तो हमारी चाल जो होगी वो तेज होगी। अगर हम ट्रैफिक में चल रहे हैं तो हम रुक रुक के जा रहे हैं, हमारी चाल थोड़ी बदल जाती है, थोड़ी धीमी हो जाती है। तो ये होता है विरल माध्यम माने कम घना, सघन माध्यम होता है अधिक घना। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाता है तो जो ये जो होता है ये थोड़ा अभिलंब की तरफ झुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे ये है हमारा माध्यम एयर,
एयर मीन्स हवा, और नीचे है हमारा वाटर, ठीक है। तो ये वाटर है, ये एयर है। तो ये एयर जो है ये कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है, विरल ये कम घना माध्यम है, और वाटर जो है ये सघन माध्यम है, ठीक है। तो जब प्रकाश यहाँ से ऐसे इसमें टकराता है, यहाँ से प्रकाश तिरछा प्रकाश यहाँ पर आता है, तब जब ये हवा से पानी में एंटर करता है तो समझ लो जहां पे टकराता है, आपको मैंने बताया वहां पे एक रेखा हम खींचेंगे, उसको बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। तो ये प्रकाश क्या होती है, थोड़ी सी अभिलंब की तरफ झुक जाती है। प्रकाश का मार्ग क्या होता है, थोड़ा सा अभिलंब की तरफ को झुक जाता है, अभिलंब की तरफ को झुक जाता है, तो इसको बोलते हैं ये। और यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश की चाल जो होती है वो धीमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ से तेज आ रहा है, जब इस सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी और अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। और जब प्रकाश सघन माध्यम से, जैसे प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की अब आएगा, तो ये क्या होगा, जैसे सघन, ये समझ लो ये है ग्लास और ये है एयर। तो जब प्रकाश, जब ये अभिलंब है, जब प्रकाश सघन माध्यम से, सघन माध्यम ग्लास में, तो ये जब हवा में आएगा तो ये अभिलंब से थोड़ा दूर चल जाएगा, ठीक है, अभिलंब से थोड़ा दूर चल जाएगा, तो इसको बोलते हैं। और यहाँ पे प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, ठीक है। प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। कब, जब ये सघन से विरल माध्यम में आएगा, और यहाँ पे प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, और ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे तो ये बच्चों, इसके मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगी, ठीक है, और आगे इसके आपको कुछ उदाहरण बताऊंगी अपवर्तन के। तो बच्चों इसके मैं आपको कुछ उदाहरण बता रही हूँ, ठीक है। अपवर्तन के हमारे दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण होते हैं, जिसे आप कुछ खुद भी प्रैक्टिकल करके कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला उदाहरण है, जब आप किसी ताल या पोखर में बैठे होते हैं, ठीक है, ताल और पोखर में आप देखते हैं ऐसे, जब पानी साफ होता है तो आपको उसका तल जो होता है, अगर वो अधिक गहरा ना हो तो आपको उसका तल थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है बच्चों। तो ऐसा इसलिए होता है, प्रकाश के आवर्तन के कारण होता है। जब प्रकाश हवा माध्यम क्या होगा, हवा से पानी में प्रवेश करता है तो वो अपना मार्ग जो होता है थोड़ा विचलित हो जाता है, तो जो प्रकाश जो होता है तल से टकराता है तो वो हमें तल थोड़ा उठा हुआ जैसा दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है जो प्रकाश जो होता है वो तल से आ रहा है, ठीक है। तो अगला उदाहरण है, पानी में डूबी हुई पेंसिल। पानी के अंदर अगर हम एक कांच का ग्लास लें, उसमें अगर हम पेंसिल दिखाएं तो हमें देखा जो उसका पानी, जब जो हिस्सा उसका पानी में होता है वो हमें उसका थोड़ा मुड़ा हुआ नजर आता है। तो या फिर हम अपने पैरों को हम स्विमिंग पूल में या ताल में किसी में अपने पैरों को लटका के डालें तो हमारे पैर जो होते हैं, जितना हिस्सा पानी में होता है हमें पैर थोड़े तिरछे दिखाई देते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि हमें लगता है कि जो माध्यम चेंज हो जाता है तो वहां पे प्रकाश का जो गमन करती है प्रकाश, ठीक है, उसका जो प्रकाश का संचरण का मार्ग होता है वो थोड़ा मुड़ जाता है। तो इसीलिए हमें लगता है कि प्रकाश वहीं से आ रहा है और वो हमें मुड़ा हुआ नजर आता है। या इसका एक और उदाहरण है, जब आप पानी में नींबू डालते हैं वो तो हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, नींबू होता है ना बच्चों। आप कांच की, ये सारे प्रैक्टिकल आप कांच के गिलास में आप कर सकते हैं। तो अगर आप पानी को रख देंगे, पानी को डुबोएंगे, नींबू को पानी में डुबोएंगे तो आपको नींबू का आकार थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। ये सब उसी के कारण है। या फिर आप किसी पुस्तक में रखे हुए, पुस्तक के ऊपर से लिखे हुए पुस्तक में किसी ऊपर से कांच के स्लैब से उन अक्षरों को देखेंगे तो आपको अक्षर थोड़े ऊपर की ओर उठे हुए दिखाई देंगे। तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ये एक माध्यम से जब प्रकाश संचरण करते हुए दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने तल से, अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब आपको बताती हूँ कांच के स्लैब से अपवर्तन, ठीक है। तो कांच का स्लैब कैसा होता है बच्चों, एक आयत का कांच का टुकड़ा होता है, ठीक है बच्चों। एक आयत का इस टाइप से एक कांच का टुकड़ा होता है, ठीक है। इसको हम एक पेपर में रखेंगे, कांच के स्लैब को। ये आपको प्रैक्टिकल है, आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसको हमने नाम, इसके 4 कोनों को हमने पेंसिल में रेखा खींचेंगे और नंबर रख देंगे ABCD, ठीक है बच्चों। ये आप कर सकते हो, उसको ध्यान से देखिए। तो जब प्रकाश देखिए, जब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता हुआ ये इसके AB वाले हिस्से में टकराता है, तो गमन करता हुआ जब प्रकाश AB में टकराता है तो क्या होता है, यहाँ पे हम एक अभिलंब खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक अभिलंब खींचेंगे, एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो आप देखेंगे ये कौन सा माध्यम है, एक विरल माध्यम है। ये कौन सा माध्यम है, एक विरल माध्यम है। ये कौन सा माध्यम है, ग्लास है। ये एक संघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है।
ये है ग्लास, ये है एयर, ये दो मीडियम है, ठीक है। तो जब प्रकाश हवा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो ये अभिलंब की तरफ, ठीक है बच्चों, तो ये अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक जाएगा। लेकिन रियर में ये प्रकाश का मान, लेकिन प्रकाश को कैसा जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए, सीधी रेखा में जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा, ये थोड़ा इधर को झुक जाएगा, अभिलंब, ये परपेंडिकुलर की तरफ झुक जाएगा। तो फिर जब प्रकाश फिर दोबारा, ठीक है, ये प्रकाश अपने मार्ग से मुड़ गया है, अब ये ऐसे हो गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहाँ पे एक अभिलंब खींचेंगे। तो जब प्रकाश इससे जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में दोबारा प्रवेश करेगा तो ये अभिलंब से थोड़ा दूर हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। तो रियल में जो प्रकाश का मार्ग है ये, तो ये इसके समांतर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये इसके समांतर हो जाएगा। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो बच्चों आपको मैंने कांच के स्लैब का अपवर्तन कैसे होगा, देखिए, ये प्रकाश की किरण जब क्लास के लैब में टकराएगी, इसके दो साइड हैं ए बी और सी डी, ठीक है। जो ए बी में जब ये आपतित किरण जो आई है बच्चों, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, ए, इसको मैंने नाम दे रखा है ई ओ, ई ओ यहाँ पर टकरा रही है, यहाँ पे अभिलंब बना हुआ है, इसको बोलेंगे आपतित किरण। तो ई ओ को क्या बोलेंगे बच्चों, आपतित किरण बोलेंगे। और ये जो ग्लास लैब में ये संचरण कर रही है किरण मुड़ने के बाद, इसको हमने ओ ओ डैश से दिखा रखा है, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। देखिए इसका मार्ग बदल गया है, इसलिए क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी, अपवर्तित, इसका मार्ग बदल है, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। ओ ओ डैश, ओ डैश बोलेंगे अपवर्तित किरण। फिर जब ये ग्लास सघन मीडियम से विरल मध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से थोड़ी दूर जा रही है, ये ओ एच नाम दिया है इसको। तो ओ एच जो है वो निर्गत किरण, इसको निर्गत किरण कहते हैं, ये इधर से दूर चली गई है। तो बच्चों कांच के विपरीत जो फलक हैं, जैसे ए बी और सी डी, ठीक है, प्रकाश के मुड़ने का परिणाम जो होता है, ये प्रकाश का मुड़ने का परिणाम जो होता है, ये प्रकाश जो मुड़ रहा है, ये इसका परिणाम जो होता है समान और विपरीत होता है। जिस कारण क्या होता है, इस कारण क्या होता है, समान, इसलिए निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर निकल जाती है। जो निर्गत किरण होती है वो निर्गत किरण जो है, और वो आपतित किरण की, जो आपतित किरण का मार्ग असल में ऐसा होता है, तो इसके समांतर निकल जाती है। इसलिए इसमें थोड़ा सा क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या होता है, थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन होता है। तो एंगल आई, एंगल आई क्या होता है, आपतित किरण होती है, तो ये क्या होता है, लेटरल, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं प्राथमिक विक्षेपण को। तो ये किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट के इक्वल होता है, ठीक है बेटा। तो ये आपका है कांच के स्लैब से अपवर्तन। अब इसके अनुसार कुछ नियम निकलते हैं, अपवर्तन के कुछ नियम होते हैं, तो ये मैं आपको बताती हूँ बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, आपको अपवर्तन के नियम बता रही हूँ। अपवर्तन का नियम होता है, ठीक है, अपवर्तन का नियम क्या होता है, जैसे आपने परावर्तन के नियम पढ़े थे, वैसे अपवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे आपतित किरण, मैंने बताया था आपको आपतित किरण क्या होती है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ठीक है, दोनों माध्यम को अलग करने वाला पृष्ठ, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, और जो दोनों माध्यम को अलग कर रहा है उस पर जो अभिलंब बनता है, वो तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। क्या इसका पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, दिखा दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाला जो पृष्ठ होता है वो तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ये क्या होता है, जो किसी विशेष रंग का प्रकाश और किसी विशेष माध्यम के, ठीक है, के आपतित किरण और अपवर्तक किरण के का अनुपात होता है। अब अनुपात जो होता है वो स्थिरांक होता है, ठीक है। ये आई होता है आपतित किरण होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये किसके लिए होता है, ये साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या होता है, स्थिरांक होता है। किसके लिए होता है, किसी विशेष रंग के प्रकाश या किसी विशेष रंग के माध्यम के युग्मकों के लिए होता है, ठीक है। किसी कोई माध्यम भी स्पेशल होगा और कोई प्रकाश भी क्या होगा, एक विशेष रंग का होगा, ये, ठीक है। और बार बार हम इस प्रैक्टिकल को करेंगे तो जब तो उसका जो अनुपात होता है वो स्थिरांक होता है। और इस स्थिरांक क्या होता है, स्थिरांक को हमने क्या माना है, इसको माना है हमने अपवर्तनांक, ठीक है। इसका ये होता है किसी दूसरे माध्यम
का, ठीक है, किसी दूसरे माध्यम का किसी पहले माध्यम की अपेक्षा, ठीक है, इसको हमने सापेक्ष, इसको हम किसी दूसरे माध्यम को किसी पहले माध्यम के सापेक्ष लेते हैं, इस स्थिरांक को दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम को लेते हैं, इसको अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसको हम अपवर्तनांक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। और इसी नियम को बोलते हैं स्नेल का नियम भी बोलते हैं। स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये स्नेल का नियम भी होता है। तो बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। जहाँ पे समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों।